नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडियन क्लाइमेट या फिर भारत की जलवायु का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने लगभग 15 क्वेश्चन जो 15 महत्वपूर्ण पीवाई क्यूज हैं जो कि प्रीवियस अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको डिस्कस किया था। और आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था उस वीडियो में, काफ़ी अच्छे आपके कमेंट भी आए थे। तो इसका आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे इंडियन क्लाइमेट के अंतर्गत। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, और यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं काफ़ी सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण रखे हुए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 34th लेक्चर होने वाला है 10 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत। इसके पहले 33 लेक्चर ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी बेनिफिशियल और महत्वपूर्ण ये सीरीज है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप मेरे साथ जुड़ करके लाइव या फिर मेरे रिकॉर्डेड कोर्सेज ज्योग्राफी के अवेल करना चाहते हैं, तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको मेरा ज्योग्राफी का फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा। आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो काफ़ी बेसिक से आप अपने ज्योग्राफी के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं ना। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को भी अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन को एक बार विजिट जरूर कर लीजिए। चाहे आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट आप इंडिविजुअल भी पढ़ सकते हैं। अलग अलग फाउंडेशन बैच भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आरंभ बैच एक हमारा जीएस का फाउंडेशन बैच है। इसमें लगभग आपको जीएस के 11 सब्जेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, और प्लस साथ साथ आपको मंथली करंट अफेयर की ई बुक भी मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छा ये बैच है। सिविल सर्विसेज लेवल का कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा और काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगा, तो आप इसको भी एक बार विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी एक और एप्लीकेशन है क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन, जो भी हमारे यूट्यूब पे खासतौर पर वीडियोस आते हैं तो PDF आपको इसी एप्लीकेशन पर अवेलेबल होती है, तो आप इसको भी एक बार विजिट कर लीजिए और डिफरेंट सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? ठीक है, जो ग्रीष्मकालीन मानसून होता है जिसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं, तो यहाँ पर जो मानसूनी हवाएं चलती हैं तो उसकी डायरेक्शन ये पूछ रहा है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में तो हमने डिस्कस किया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों बोलते हैं, है ना, तो ये तो आपको पता है, लेकिन इसकी दिशा पूछ रहा है, ये विंड की दिशा। मैंने आपको दिशाओं के बारे में भी बताया था। आप में से जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो एक बार आप जरूर देख लें। ठीक है, ये देखिए अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, MPPSC, इसके अलावा UTT PCS में ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो हवाओं की दिशा क्या होगी, थोड़ा सा हम मैप की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो ये दक्षिण पश्चिम हवाएं इस प्रकार से चलती हैं मानसूनी हवाएं, तो इनकी दिशा पूछ रहा है। ठीक है, अब दिशाओं का निर्धारण मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए हवा चल रही है। ठीक है, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ, है ना। तो मैंने आपको बताया था इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं। ठीक है, इसकी पीछे वाली पूंछ को पकड़ते हुए, है ना, और एरो किस ओर है तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। मतलब इन हवाओं की दिशा क्या है, तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर ये इस प्रकार से चल रही हैं। ठीक है, उस विंड का नाम किस आधार पर होगा, इसकी ये पूंछ के आधार पर, साउथ ईस्ट, और जो ये एरो जिस साइड है उस आधार पर वो कहाँ जा रही है, किस ओर जा रही है, उसका निर्धारण होगा। तो ये मानसूनी हवाएं नमी लेकर के भारत में आ रही हैं, तो इनकी डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होगी या फिर साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट होगी। ठीक है, यही इसमें पूछ रहा है कि ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या फिर साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर ये पवनें होती हैं। ठीक है, और इनका नाम क्या होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून इसको हम बोलते हैं। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून हम इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत है। देखिए एक चीज समझ लीजिए कि जो भारतीय मानसून है इसको समझना इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने तापीय सिद्धांत हम पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, ITCZ का विस्थापन इसमें हम पढ़ते हैं, या फिर विषुवत रेखीय पछुआ पवन सिद्धांत हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये दो परंपरागत सिद्धांत है। ठीक है, परंपरागत सिद्धांत। ठीक है, इसमें नॉर्मली ये बताया जाता है कि भैया लो प्रेशर कैसे बन रहा है,
हाई प्रेशर कैसे बन रहा है, मतलब सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर बन रहा है, और दक्षिणी गोलार्ध में चूंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं तो उस कारण से यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है। ठीक है, तो तापीय सिद्धांत में तो यही सीधा सीधा बोल देता है सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन, और जो ITCZ वाला थ्योरी उसमें क्या है कि सूर्य के उत्तरायण के साथ ITCZ का भी विस्थापन उत्तर की ओर होता है, वहां पर लो प्रेशर बनता है और हवाएं इस प्रकार से लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर चलना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, तो ये तो सामान्य सिद्धांत है, परंपरागत सिद्धांत है, लेकिन काफी सारे आधुनिक सिद्धांत भी हैं। क्यों है इसको जरा आप समझ लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि ग्रीष्म काल में यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, और यहाँ पर चूंकि शीत ऋतु होती है तो यहाँ पर हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता है, और जो ये पवनें हैं विषुवत रेखा को पार करके इस प्रकार से भारत की ओर मुड़ करके इस प्रकार से यहाँ पर इंटर कर जाती हैं। ठीक है, तो ये तो लो प्रेशर हाई प्रेशर टेम्परेचर वाला जो सिद्धांत बताते हैं ये सामान्य सिद्धांत बता देते हैं, तापीय सिद्धांत और ITCZ का विस्थापन। लेकिन बहुत सारे आधुनिक सिद्धांत भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे आधुनिक सिद्धांत भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देखेंगे जेट स्ट्रीम सिद्धांत है ना, जेट स्ट्रीम सिद्धांत। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं कि तिब्बत के पठार है ना, जेट स्ट्रीम के ही संबंध में तिब्बत के पठार का क्या महत्व है कि यहाँ से जो पूर्वी पवनें उठती हैं है ना, पूर्वा पवनें इनको हम बोलते हैं, और मेडागास्कर में गिरती हैं। ठीक है, और वहां पर हाई प्रेशर को और हाई करती हैं। ठीक है, जबकि जब हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो ज्यादा टेम्परेचर के कारण जो तिब्बत का पठार है ये लो प्रेशर बनने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये डबल इंजन का कार्य करता है तिब्बत का पठार। एक ये सिद्धांत हो गया। ठीक है, अल नीनो आपने सुना है। ठीक है, लानीनो आपने सुना है, लानीनो आपने सुना है। ठीक है, इसके अलावा वाकर चक्र आपने सुना होगा, सोमालियन धारा आपने सुनी होगी। ठीक है, तो ये बहुत सारे आधुनिक सिद्धांत हैं। ये क्या बताते हैं, तो आधुनिक सिद्धांत ये बताते हैं कि इस लो प्रेशर को और लो करने के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, या फिर इस लो प्रेशर को कमजोर करने के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, इस हाई प्रेशर को और हाई करने में कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं, फिर इसको और कम करने में कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। तो ये सारे जो आधुनिक सिद्धांत हैं यही मिलकर के इन सभी बातों के बारे में बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, आधुनिक सिद्धांत ये सारे मैंने आपको यहां पर लिखे हैं, तापीय सिद्धांत, गतिक सिद्धांत, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको समझाए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी जो तीनों सिद्धांत यहां पर लिखे हुए हैं, तापीय, गतिक और आधुनिक, ये सभी भारत के मानसून की व्याख्या करते हैं, या फिर मानसून के जो सिद्धांत है, इंडियन क्लाइमेट है, या फिर इंडियन में जो वर्षा होती है, इसको समझने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए एक MCQs वाला सेशन है, तो इसमें तो हम ज्यादा डिटेल में जा नहीं सकते, पर यदि आपने पढ़ रखा है अच्छे से तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अगला टॉपिक है अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो वहां की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। ठीक है, क्या बोल रहा है, टॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यदि यहां पर मान लीजिए विषुवत रेखा होती 0 डिग्री होती, या फिर हमारा भारत 0 डिग्री पर स्थित होता, तो यहाँ की जलवायु कैसी होती। तो आपको पता है जो इक्वेटर होती है ना, ये मैंने आपको पृथ्वी बना दी, 0 डिग्री इक्वेटर, यहां पर क्या होता है, कैसी जलवायु पाई जाती है, भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, मतलब टेम्परेचर आपको यहां पर हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, और डेली बेसिस पर आपको यहां पर वर्षा भी होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाला यहां पर फैक्टर काम करता है। ठीक है, तो अधिक ताप और अधिक वर्षा, इसका बी आंसर सही होगा। आपको पता होगा जो इक्वेटर वाला रीजन होता है, इक्वेटोरियल रीजन होता है ना, यहां पर क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण यहाँ की जो पवनें हैं वो गर्म होकर के ऊपर उठ जाती हैं, है ना, और ऊपर हो जब उठती हैं तो इनका संघनन होता है, और डेली बेसिस पर 1 से 2 घंटे यहाँ पर वर्षा होती है, तो यहाँ पर तापमान भी ज्यादा होता है, यहाँ पर वर्षा भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर यहाँ पर काम करता है। और यहाँ पर कौन सी वर्षा होती है, तो संवहनीय वर्षा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है इक्वेटर वाले रीजन पर। ठीक है, तो यदि भारत यहाँ पर स्थित होता तो यहाँ पर ज्यादा ताप ज्यादा वर्षा हमें देखने को मिलती। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा क्यों रहता है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर पूर्वी मानसून से कहाँ वर्षा होती है, या फिर इनमें से किस रीजन में वर्षा होती है, कोई शहरों का नाम दे देगा। ठीक है, या फिर सूखा क्यों रह जाता है, बहुत ही अलग अलग प्रकार से ये हजारों बार सैकड़ों बार अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून से की अवधि में तमिलनाडु सूखा क्यों रह जाता है। तमिलनाडु कहां पर है, यहां पर तमिलनाडु आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पर आपको पता है वेस्टर्न घाट है। ठीक है, यहां पर पूरा वेस्टर्न घाट आपको देखने को मिलेगा। तो चूंकि जो तमिलनाडु है ना, और ये
जो वेस्टर्न घाट के माउंटेन्स हैं इनके वृष्टि छाया क्षेत्र या फिर पवना विमुख ढाल में स्थित है। इस कारण से यहाँ पर आपको क्या होता है, अपेक्षाकृत कम वर्षा देखने को मिलती है या फिर नॉर्मली ये सूखा रह जाता है ना। मतलब मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको एक भारत का मैप बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर आपको तमिलनाडु राज्य देखने को मिलेगा, है ना। ये कौन सा राज्य है, तमिलनाडु राज्य। यहाँ पर आपको वेस्टर्न घाट देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर भी पूरे वेस्टर्न घाट के माउंटेन देखने को मिलते हैं पूरे क्षेत्र में, है ना, पर्वतीय क्षेत्र है। मानसूनी हवाएं कुछ इस प्रकार से आती हैं, ठीक है, इस प्रकार से आती हैं, है ना। अब जो ये क्या है, ये वेस्टर्न घाट है ना। अब जो वेस्टर्न घाट के अपोजिट साइड स्थित है, मान लीजिए यहाँ पर एक ये माउंटेन है, ठीक है, और यहाँ से ये मानसूनी हवाएं आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो शहर स्थित होगा, है ना, इसको हम बोलते हैं पवना विमुख ढाल, ठीक है। तो यहाँ पर पर्वत के सहारे जब पवनें ऊपर उठती हैं और यहाँ पर बढ़िया वर्षा करती हैं, लेकिन जब पवनें इस साइड आती हैं तो इनमें आर्द्रता अपेक्षाकृत कम हो जाती है या फिर समाप्त हो जाती है। तो इस रीजन में बहुत ही कम वर्षा हमें देखने को मिलती है। इसको हम बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र या फिर पवना विमुख क्षेत्र, रेन शैडो रीजन कहलाता है। तो यही रीजन है कि तमिलनाडु जो है ये वेस्टर्न घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। इस कारण से दक्षिण पश्चिम मानसून, है ना, साउथ वेस्ट मानसून, मतलब जब इस प्रकार से भारत में मानसून आता है तो उस समय तमिलनाडु में कम वर्षा होती है या फिर कई कई स्थानों में वर्षा भी यहाँ पर नहीं होती। बल्कि जब हमारे यहाँ शीत ऋतु होती है, ठंड का मौसम होता है, तो जब यहाँ पर मानसून लौटता है जिसको हम उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं, तो उत्तर पूर्वी मानसून से या फिर लौटते हुए मानसून से नवंबर दिसंबर के टाइम पर यहाँ से पवनें कुछ नमी उठा करके तमिलनाडु चेन्नई वगैरह में वर्षा करती हैं। तो याद रखना है, दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु चेन्नई वाले रीजन जो हैं सूखे हो रह जाते हैं, जबकि उत्तर पूर्वी मानसून लौटते हुए मानसून से इस रीजन में हमें वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। तो यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है वेस्टर्न घाट के, इसलिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कि वेस्टर्न घाट आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वेस्टर्न घाट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुंबई है ना, यहाँ पर मुंबई है और यहाँ पर मान लीजिए कोई और शहर है, ठीक है। तो मुंबई में तो ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कम वर्षा देखने को मिलेगी, है ना। कोई भी शहर यदि वेस्टर्न घाट के पश्चिम में स्थित है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी, और यहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र में तो यहाँ पर अपेक्षाकृत कम वर्षा देखने को मिलेगी, क्योंकि पवनाभिमुख ढाल में पवनें ज़्यादा वर्षा कर देती हैं, पर्वतों के सहारे ऊपर उठती हैं, संघनित होकर ज़्यादा वर्षा करती हैं, जबकि जब वो पर्वत के अपोजिट साइड जाती हैं तो वहाँ पर कम वर्षा देखने को मिलती है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लेह का एग्जाम्पल दिया था, है ना। लेह जो कि भारत का एक शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पर मरुस्थल का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है। तकला मकान डेजर्ट भी क्यों डेजर्ट बना, क्योंकि हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईएएस जैसे एग्जाम में आया हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पूरे वर्ष 30 डिग्री से लेकर के 7 डिग्री नॉर्थ और साउथ, है ना, अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ पवन या फिर वेस्टर्नलीज कहलाती हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, पूरे वर्ष भर जो स्थायी पवनें होती हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के बीच में, या फिर 30 से 35 से लेकर के 60 से 65 के बीच में जो पवनें चलती हैं उनको हम वेस्टर्नलीज बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत के उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में शीतकाल ठंड ऋतु में जो वर्षा होती है, वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहिता माइस्ट एयर मासेस जो होती हैं पछुआ पवनों का ही भाग है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जो उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है तो वो इन पछुआ पवनों का ही पार्ट है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ठीक है। इसमें क्या आंसर आ जाएगा, 1 और 2 दोनों, इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसको जरा समझ लीजिए, दोनों स्टेटमेंट को थोड़ा हम समझ लेते हैं ना, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। देखिए यहाँ पर देखिए जरा, ये जो पवनें चल रही हैं, ये जो पवनें चल रही हैं, ठीक है, ये है ना, यहाँ पर ये जो पवनें चल रही हैं इनको हम बोलते हैं पछुआ पवनें। क्या बोलते हैं, पछुआ पवनें या फिर वेस्टर्न लीज इनको हम बोलते हैं। कहाँ चल रही हैं, ये है देखिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, या फिर इसको हम बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय, इसको हम बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी, दोनों गोलार्धों में, ठीक है। यहां से उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से, यहां पर कौन सी पेटी है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, है ना। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से
उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी की ओर जो हवाएं चलती हैं दोनों गोलार्धों में, इनको हम बोलते हैं पछुआ पवनें और वेस्टर्नलीज। तो यही बात बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, है ना। पूरे वर्ष भर ये कहां से कहां होता है, ये 30 से 35, है ना, 30 से 35 के आसपास से लेकर के 60 से 65 दोनों गोलार्धों में ये चलती हैं, है ना। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर का बेल्ट है और ये लो प्रेशर का बेल्ट है। इसके लिए आपको जो वायुदाब पेटियों वाला टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। यदि आपने पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो वर्ष भर ये दोनों गोलार्धों में चलती हैं, इनको हम पछुआ पवनें वेस्टर्नलीज कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं का पार्ट होती हैं जो हमारे यहाँ उत्तर भारत में वर्षा करती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, शीतकाल में वर्षा वगैरह होती है ना, पश्चिमी विक्षोभ वगैरह आपने सुना होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम है, मतलब किस शहर में ज्यादा वर्षा होती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, है ना। कोलकाता, कोच्चि, दिल्ली, पटना, ठीक है। कोलकाता सबसे पहले आ जाएगा बच्चों कोच्चि, है ना। कोच्चि के बाद आ जाएगा कोलकाता, कोलकाता के बाद आ जाएगा पटना और फिर आ जाएगा दिल्ली, है ना। अब आप बताओगे कि सर हम ऐसे तो कितने सारे शहर हैं, 500,000 शहर होंगे भारत में, हम किस किस का याद करें। बिल्कुल याद नहीं करना है ना, आपको कंसेप्ट पकड़ना है, ठीक है। यहाँ पर हम जरा मैप देखते हैं कौन कौन से शहर हैं, जरा देख लेते हैं। कोच्चि कहाँ है भैया, कोच्चि यहाँ पर है, कहाँ पर, कोच्चि केरल में देखने को मिलेगा, है ना, कोच्चि। यहाँ पर आपको कलकत्ता देखने को मिलेगा, बस आपको लोकेशन पता होना चाहिए और मॉनसून आपको समझ में आना चाहिए। और क्या है, पटना भैया बिहार में यहाँ देखने को मिल जाएगा, है ना, पटना यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दिल्ली राजधानी है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है, ये दिल्ली हो गया। ये समझ में आ गया, तो आप आसानी से बता पाओगे कहाँ ज्यादा वर्षा होती है। तो देखिए कोच्चि तो है भैया केरल में, केरल में आपको पता है कि झमाझम वर्षा होती है। ये वाले जो रीजन है यहाँ पर, है ना, ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, ये पश्चिमी घाट क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। यहाँ का कोई भी क्षेत्र जाए, पश्चिमी खासतौर पर पश्चिमी घाट वाला रीजन या फिर पश्चिमी घाट के जो पश्चिम में स्थित है और नॉर्थ ईस्ट में जो स्थित है, यहाँ पर अच्छी वर्षा होती है। इसके अलावा जो यहाँ से बंगाल की खाड़ी की शाखाएं आती हैं, तो जैसे जैसे ये बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं, तो पूर्व में तो अधिक वर्षा करती हैं, लेकिन जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं तो नमी में कमी आती है, आर्द्रता कमी आती है और वर्षा की मात्रा में भी हमें कमी देखने को मिलती है। कोच्चि में आप देखेंगे तो लगभग 320 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हमें देखने को मिलती है। कहां पर, कोच्चि में, ठीक है, कोच्चि में जो कि केरल में स्थित, लगभग 320 के आसपास यहां पर वर्षा हमें देखने को मिलती है, ठीक है। यदि हम सेकंड पे कहता कोलकाता ना, कोलकाता, कोलकाता में आप देखेंगे तो 150 सेंटीमीटर के आसपास हमें वर्षा देखने को मिलती है। पटना की यदि आप बात करेंगे तो करीब 120 के आसपास वर्षा देखने को मिलेगी, है ना। दिल्ली में देखेंगे तो लगभग 70 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। तो यही सही क्रम होगा इसमें। कोच्चि में 320, लगभग 150, 110 और लगभग 17 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जैसे जैसे आप पश्चिम से, यहाँ पर जैसे जैसे आप पूर्व से पश्चिम की ओर आ जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में कमी होगी, 150, 110 या फिर 100 और 70, ठीक है। और यहाँ तो ज्यादा वर्षा देखने को मिलती ही है, ठीक है। अगला है भारत के उत्तर मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो क्यों होती है, हमें पता है कि जनवरी फरवरी के टाइम पे पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में वर्षा होती है, ठीक है। उत्तर भारत मतलब समझ रहे हो ना, जो आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ जो कि जेट स्ट्रीम का ही एक, वेस्टर्न लीज पछुआ पवनों का ही एक रूप है, इनसे वर्षा होती है, ठीक है। भूमध्य रेखा साइड से आती हैं और खासतौर पर रवि की फसल, गेहूं की फसल के लिए काफी ज्यादा ये लाभदायक होती है ना। तो ये शीत ऋतु में वर्षा करती है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीट होता है। इसके अलावा जैसे जैसे ये पश्चिम से पूर्व की ओर आती हैं, मतलब यहाँ राजस्थान हो गया, ठीक है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तो जैसे जैसे ये पश्चिम से, वेस्ट से ईस्ट की ओर आती हैं तो वर्षा में कमी देखने को मिलती है ना। पश्चिमी विक्षोभ में जेट स्ट्रीम से जो ये वर्षा हो रही है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जब ये आती हैं तो इसमें वर्षा में कमी होती है, और जो बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है उसमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा में कमी होती है, ठीक है। तो याद रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है, दो कथन दिए गए हैं और यहाँ पर कारण भी दिए हुए हैं। भारत के पूर्व में चावल की खेती अधिक होती है, तो ये आपको पता है कि भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर ज्यादातर चावल की खेती हमें देखने को मिलती है। भारत के पूर्व में पश्चिम से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। तो देखिए कथन तो सही है भैया, भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर आपको देखेंगे बहुत सारे रीजन हो गए, है ना, डेल्टाई रीजन हो गए, यहाँ पर चावल की खेती देखेंगे। पश्चिम बंगाल प्रथम नंबर पर आता है चावल के उत्पादन में, है ना। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा,
इसके अलावा कावेरी डेल्टा, ये पूरा रीजन, महानदी के आसपास का क्षेत्र, पूरा जो पूर्वी भारत है यहाँ पर चावल राइस का जो प्रोडक्शन है ज़्यादा देखने को मिलता है। और भारत के पूर्व में पश्चिम से अधिक वर्षा होती है। तो ये भी हमें पता है कि बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवाएं आती है तो पूर्वी भारत में ज़्यादा वर्षा करती हैं, और जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं हवाओं में आर्द्रता कम होती है और वर्षा की मात्रा में भी कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? कथन सही है, कारण गलत है। कथन सही है और कारण भी उसकी व्याख्या करता है, इसका बी आंसर सही हो जाएगा कि कथन भी सही है, क्योंकि चावल ऐसी फसल है कि उसको ज्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यही कारण है कि मानसून में इसको लगाया जाता है, बोया जाता है, और पूर्वी भारत में ज्यादा वर्षा होती है, इस कारण से पूर्वी भारत में इसकी ज्यादा उत्पादकता हमें देखने को मिलती है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर नहीं की गई है? अभी मैंने आपको बहुत सारे आधुनिक सिद्धांत बताए थे, तो जेट स्ट्रीम सिद्धांत तो करता ही है, ठीक है, दक्षिणी दोलन भी करता है, ठीक है, तापीय सिद्धांत भी करता है, उत्तरी दोलन नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो ये कोई भी सिद्धांत नहीं है। तो ये बात आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी दोलन नाम की कोई चीज नहीं है, बाकी सारे जो हैं ये भारत के मानसून की व्याख्या करते हैं। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, तो ये वही चीज हो गई, मैंने अभी आपको बताया था, ये वेस्टर्न घाट माउंटेन है पूरे, है ना, तो इसके पश्चिम में जो यहाँ पर शहर होंगे यहाँ पर तो ज़्यादा वर्षा देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ जो शहर होंगे यहाँ पर कम वर्षा देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये इसके वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, वेस्टर्न घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है पुणे, इस कारण से मुंबई से कम वर्षा देखने को मिलती है। मुंबई आपको यहाँ देखने को मिलेगा, पुणे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया इसका? यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, वेस्टर्न घाट के, पश्चिमी घाट पर्वत के। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों से ही वर्षा होती है? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है बच्चों, है ना, पीछे चलते हैं, ये देखिए, ये दक्षिण पश्चिम मानसून इस प्रकार से आता है ना, अरब सागर से भी आता है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से भी आता है, और यहाँ से टकरा करके फिर इस प्रकार से भी ये आता है। ठीक, तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा हो गई, अरब सागर की शाखा हो गई। ठीक है, अब कहाँ पर है ना, अब देखिए यहाँ वाला जो रीजन है ये, है ना, ये कौन सा रीजन है? ये आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, हरियाणा पंजाब वाला जो रीजन है, ये यहां से भी बराबर दूरी पर है और यहां से भी बराबर दूरी पर पड़ रहा है। ठीक है, दोनों साइड से लगभग बराबर दूरी पर पड़ता है। इस कारण से ये जो रीजन है पंजाब हरियाणा वाला, यहां पर अरब सागर की शाखा से भी वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी वर्षा होती है, क्योंकि ये दोनों से लगभग समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, किस भाग में दोनों शाखाओं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है? तो मेघालय तो नहीं है, तमिलनाडु भी नहीं है। ठीक है, पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा भी ऑप्शन में होता तो आप उसको लगा सकते थे, उड़ीसा भी इसका नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की ओर जाने पर मानसून की अवधि घटती है। बिल्कुल सही बात है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर जाओगे तो मानसून की अवधि घटेगी, है ना, दक्षिण भारत में अपेक्षाकृत ज्यादा वर्षा हमें देखने को मिलती है। दूसरा है, उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। अब भी मैंने बताया, जैसे जैसे आप पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे इस प्रकार से, है ना, तो आर्द्रता में कमी आएगी और पूर्वी भारत में ज्यादा वर्षा देखने को मिलेगी। किस शाखा से? बंगाल की खाड़ी की शाखा से। तो एक और दो दोनों ही सही स्टेटमेंट हो जाएंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कितनी बार ये एग्जाम में आया है देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आपने यदि कंसेप्ट, देखिए ये पूरा कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है ना, जो क्लाइमेट वाला टॉपिक है, पूरा कंसेप्चुअल टॉपिक है। यहाँ पर आप रटेंगे तो भूलेंगे, क्योंकि अलग अलग प्रकार से घुमा के क्वेश्चन पूछता है, बस आपको कंसेप्ट पकड़ के यहाँ पर चलना है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? अब यहां पर देखिए 4 शहर दे दिए हैं कि भैया सबसे कम वर्षा कहां पर होगी और किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से, है ना। अभी एक और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था, उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आ गया, है ना। सेम चीज है, तो चेन्नई इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि चेन्नई कहां पर है? तमिलनाडु की कैपिटल है ना। तमिलनाडु में मैंने आपको बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है, फिर कम होती है, उत्तर पूर्वी मानसून या फिर लौटते हुए मानसून से वर्षा देखने को मिलती है। जबकि कोलकाता, मैंगलोर और दिल्ली में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा हमें देखने को मिलती है। भारतीय कृषि मानसून का जुआ मानी गई है, क्यों? भारत का जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, इसको मानसून का जुआ क्यों बोलते हैं? तो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा ही होगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ के कृषक हैं या फिर कृषि है, मानसून पे काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं। ज्यादा वर्षा हो जाए तो भी दिक्कत, कम वर्षा हो गई तो भी दिक्कत, है ना। तो कृषि मानसून पर काफी डिपेंडेंसी होती है, इस कारण से भारतीय कृषि को मानसून का जुआ बोलते हैं। ठीक है, तो मानसून के समय भारी वर्षा होने के कारण नहीं, पश्चिमी घाट में भारी वर्षा होने के कारण उत्तर पश्चिम भारत और तमिलनाडु नहीं।
अनिश्चित और अनियमित मानसून के कारण, है ना, अनिश्चित और अनियमित मानसून के कारण। जो भारत का मानसून है ऐसा नहीं है, हो सकता है कभी लेट आ जाए, कभी जल्दी आ जाए, कभी ज्यादा वर्षा हो गई, कभी कम वर्षा हो गई। अभी मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारे जो आधुनिक सिद्धांत दिए गए हैं वो यही सब बताते हैं, ठीक है, कि कभी यदि मानसून लेट हो रहा है तो उसका कारण क्या है, कभी जल्दी आ गया तो उसका कारण क्या है, कभी मानसून में अच्छी वर्षा हो गई तो उसका कारण क्या है, कभी कम वर्षा हुई तो उसका कारण क्या है। ये सभी हमें जो आधुनिक सिद्धांत है वो बताते हैं। तो मानसून की अनियमितता और अनिश्चितता के कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसून प्रस्फोट क्या तात्पर्य है? वर्षा की कृत्रिम वैज्ञानिक विधि, आकाश में बादलों का गलत सघन, नहीं, मेघालय, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों डी, है ना, अकस्मात तड़ित झंझा के साथ मूसलाधार बारिश, है ना, बहुत ही कम समय में बहुत ही तेज मूसलाधार बारिश यदि हो जाए, है ना, जैसे कि आप देखेंगे जब 1 जून को केरल में वर्षा होती है तो बहुत ही तीव्र गति से वहां पर वर्षा हमें देखने को मिलती है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो बहुत ही कम समय में बहुत ही तेज वर्षा का होना, बहुत कम समय में बहुत ही अधिक वर्षा का होना ही कहते हैं हम मानसून प्रस्फोट, ठीक है। तो ये बच्चों लगभग हमने हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। पहला पार्ट जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो पहला पार्ट जरूर देख लें। तो लगभग 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेट को आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, खासतौर पर सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा आपको। यदि वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।